मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है मीजल्स रूबेला अभियान। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। हम आपको बताना चाहेंगे कि मीजल्स और रूबेला एक ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस के द्वारा होती हैं और इसका संक्रमण हवा के द्वारा फैलता है। ये बीमारियां छींकने, छूने और खांसने से फैलती हैं। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार ज़्यादा बनाती हैं। इसलिए बच्चों को मीजल्स और रूबेला से बचाना बेहद ज़रूरी है। मीजल्स और रूबेला क्या है, क्यों होती हैं, कैसे बचा जाए और आखिर इसका इलाज क्या है, इन्हीं तमाम पहलुओं को समझने के लिए आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर AP चतुर्वेदी साहब को। डॉक्टर साहब का ताल्लुक परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ से है। आप राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस स्टूडियो में। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे विषय से संबंधित कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, फ़ोन नंबर्स नोट कीजिए। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522-4076-802। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों को जवाब देने के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, डॉक्टर AP चतुर्वेदी हाजिर है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये हमारा लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, मीजल्स जिसको हम खसरा भी कहते हैं, इसके बारे में ज़रा सा बता दीजिए। देखिए, आपका ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है जी। और इस समय मीजल्स जो रूबेला जिसको हिंदी में हम लोग खसरा बोलते हैं, ये एक बच्चों में होने वाली बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन है और बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इससे मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों ही क्या देंगे काफ़ी ज़्यादा होती है और ये बच्चों में बुखार से शुरू होता है, फिर बाद में बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, आँखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। इस सब सिम्टम्स अगर समय से उसका इलाज नहीं किया जाता है तो पोस्ट मीजल्स कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, जैसे निमोनिया हो जाता है या मेनिंजाइटिस हो जाती है, जिसको फिर बच्चों को बचाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और इसीलिए इससे बचने के लिए वैक्सीन आती है, इसको मीजल्स वैक्सीन बोलते हैं। अच्छा। तो उसको अगर समय से हम लोग लगवा लेंगे तो बच्चों के लिए, तो हमारे बच्चे जो अंडर 5 जो होते हैं, मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी हमारा प्रदेश में इस सारी चीज़ों से कम हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने मीजल्स के बारे में तो बता दिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि रूबेला के बारे में भी बताइए, क्योंकि इसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। हाँ, देखिए, रूबेला भी एक वायरल इन्फेक्शन है और वो भी बच्चों और बड़ों में दोनों में होता है और इसको भी एक माइल्ड बुखार, हल्के बुखार से शुरुआत होती है। उसी तरह रैशेस डेवलप होते हैं जो बच्चों में। और इसकी खास बात यह है कि अगर महिलाओं में जब क्या देंगे कभी प्रेगनेंसी है और उसमें अगर फर्स्ट टाइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने में अगर वो हो जाता है तो उस टाइम क्या देंगे इसमें काफ़ी संभावना रहती है कि बच्चे के ऊपर असर पड़े। और कई बार तो एबॉर्शंस हैं, स्टिल बर्थ हैं, या कभी कभी बच्चा अगर पैदा भी होता है तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में प्रभावित हो जाता है। मतलब उसमें बच्चों को जन्मजात जो लक्षण होते हैं, जैसे डेफनेस हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, पता लगा आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, या आपका कहते हैं कि पता लगा उसको जो है और भी कुछ इस तरह की बीमारियां जो हो जाती हैं कंजेनाइटल, वो डेवलप हो सकती हैं। इन सब चीज़ को बचाने के लिए अगेन हम कहेंगे कि उसके लिए वैक्सीन का प्रावधान रखा गया है। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, सीतापुर से हैं। हेलो। हाँ मैम, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। मैम खसरे के लक्षण क्या होते हैं? खसरे के बचाव के लिए कौन सा टीका लगता है? डॉक्टर साहब बताइए। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने जो सवाल पूछा, मैंने अभी अपने सवाल में शुरू में बताया था आपको आंसर, फिर भी आपको बता दें, खसरा एक ऐसी बीमारी है जिसको बचाने के लिए हमारे प्रदेश में एक इसका वैक्सीन, जिसको मीजल्स वैक्सीन कहते हैं, उसकी 2 डोज लगाई जाती है। एक आपका 9 से 12 महीने पे लगती है और दूसरा 16 से 24 महीने पे। ये सभी जगह उपलब्ध है, सरकारी अस्पतालों में, गाँव में, और सब जगह इसको निःशुल्क उपलब्ध है।
फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं मीज़ल्स और रूबेला के बारे में, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह के साइन और सिम्टम्स हों जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, ये भी सवाल आपका ठीक है और मीज़ल्स रूबेला के लिए मैंने शुरू में ही बताया था, हल्का बुखार आ सकता है, उसके बाद शरीर में उसके रैशेज़ जिसको चकत्ते टाइप बोलते हैं वो हो सकते हैं, कहीं आँखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस हो जाए, कंजक्टिवाइटिस जिसे बोलते हैं हम लोग, ये हो सकता है, छींकें आने लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कहलाते हैं और ये अगर समय रहते अगर हम उसको इलाज नहीं कराएंगे तो आगे इसकी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये दोनों भी लगभग सिम्टम एक ही तरह के होते हैं। और इस वक्त कॉलर है नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। हेलो। हाँ, नमस्ते मैडम। मैं जानना ये चाहता हूँ जो मेजर रूबेला की बीमारी होती है तो ये हमको एक कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? अगर एक कमरे में हम लेते हैं तो हम कितनी दूरी बना करके लेते हैं कि वो व्यक्ति अगर बीमार व्यक्ति ठीक रहा तो दूसरे व्यक्ति संपर्क में ना आने पाए, तो कितनी दूरी बना करके लेते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि संक्रमण हो सकता है और एयर के जरिए होता है, तो ये जानना चाह रहे हैं, मान लीजिए भाई एक ही परिवार का कोई सदस्य है तो कितनी दूरी बना के रखनी चाहिए? नहीं, अगर किसी भी एक परिवार में एक बच्चे को हो रहा है तो उसको कोशिश की जाए उस बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग रखा जाए और उसको, चूँकि एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, और थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। और अगर बाकी बच्चों में अगर टीकाकरण नहीं भी हुआ है तो टीकाकरण सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बच्चों को आप उससे बचा सकते हैं। इसलिए हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर जो कहा गया है, और जिस बच्चों को तकलीफ अगर है उसको नज़दीक अस्पताल में जाके तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए। जी, नंदस्वरूप मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है मीज़ल्स रूबेला अभियान, हम ये जानना चाहेंगे कि इसके बारे में किस तरह की तैयारियां हैं, लोग किस तरह से जागरूक हों, लाभ उठा सकें, इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। देखिए, ये एक मीज़ल्स रूबेला जो कैंपेन जिसे अभियान बोल रहे हैं हम लोग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निर्देशों के अनुसार हम लोग प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं और ये अभियान हमारा जो है नवंबर में 26 नवंबर से प्रस्तावित है पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में। और इसमें हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है वो 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को लिया जाएगा और एक वन टाइम एक्टिविटी है जिसमें सभी बच्चों के एक इंजेक्शन लगेगा। ये लगभग 5 हफ्ते का प्रोग्राम चलेगा और इसमें स्कूलों में जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हों, सरकारी स्कूल्स हों, मदरसे हों, जिस तरह के भी स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स पे इसके टीकाकरण के बूथ बनाए जाएंगे और गांव में आपका केंद्र, आंगनवाड़ी सेंटर्स, इन जगह के बूथ बनाए जाएंगे और उसमें आने वाले सभी जो भी इनरोल्ड हैं बच्चे हमारे स्कूलों में और गाँव में हैं रहते हैं, उन सब बच्चों को ये एक इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिससे कि हमारे प्रदेश में ये सब बच्चों को आगे होने वाली बीमारियों से बचा सकेगा, मीज़ल्स रूबेला से। और उसके बाद अभियान लगने के पश्चात ये हमारे नियमित टीकाकरण में मीज़ल्स वैक्सीन जो है, मीज़ल्स वैक्सीन के बाद मीज़ल्स रूबेला वैक्सीन जो रिप्लेस हो जाएगी, जो MR वैक्सीन लगाई जाएगी, उसी तरह 2 डोज लगेंगी उसकी 9 से 12 महीने पे और 16 से 24 महीने पे। तो इसकी तैयारी भी हम लोगों ने करीब लगभग 3 महीने पहले से शुरू कर दी है। स्टेट लेवल पे इसकी मीटिंग्स हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हो गई है। हम लोगों के स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स का ट्रेनिंग हम लोग स्टेट लेवल करा चुके हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स पे इसकी ट्रेनिंग जारी है और फिर ब्लॉक पे जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, आंगनवाड़ी है, आशा है, ANM, उनका प्रशिक्षण होगा और उसके बाद इसको जो है एक फेज़ में पूरी तरह से आपका पूरे प्रदेश में इसको स्टार्ट किया जाएगा और जिससे कि इसमें विभिन्न कम से कम 10 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका इम्पोर्टेंट रोल है, जिनका सहयोग है, जैसे आंगनवाड़ी, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स है, रेलवेज है, डिफेंस है। तो इसी तरह जितने भी डिपार्टमेंट्स है, इन सब डिपार्टमेंट्स का इसमें एक सहयोग होता है और सभी लोगों की तरफ से इसमें सहयोग अपेक्षित है, जो कि आगे आने वाले समय में कैंपेन में इसको सहयोग लिया जाएगा। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे और हाँ, दूसरों को भी बताएंगे। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आजकल बारिश का मौसम है तो इसमें डायरिया की समस्या ज़्यादा हो जाती है, ख़ास तौर से बच्चों को, तो क्या कोई ऐसा वैक्सीन आ गया है हमारे प्रदेश में जिसको लगवाया जा सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि डायरिया जो दस्त है उसमें अभी तक उसके बचाव के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी और इससे हमारे भारतवर्ष में, प्रदेश में भी अंडर 5 जैसे 5 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी मौतें हुआ करती थी और इन सब लगभग 10% जो टोटल डेथ होती हैं अंडर 5 बच्चों में,
वो इसके डायरिया की वजह से होती थी। और रोटा वायरस उसमें सबसे लीडिंग एक मेजर किलर है इनमें, जो डायरिया का कॉज होता है, और इसकी वजह से काफ़ी डेथ्स होती थी। तो उसको रोकने के लिए हमारे प्रदेश में जो है रोटा वायरस वैक्सीन का शुभारंभ कल ही हमारे प्रदेश में राज्य स्तर पर माननीय परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा द्वारा उसको किया गया है। और आज सभी पूरे 75 जनपदों में हर जगह इस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण वैक्सीन में शामिल कर लिया गया है। और इसका ये हमारा प्रदेश 11वां स्टेट है। पूरे कंट्री में 10 स्टेट में ऑलरेडी डायरिया के खिलाफ जो रोटा वायरस वैक्सीन शुरू कर दी गई है। और इसका भी बहुत ही सिंपल है, जैसे पोलियो की ड्रॉप्स होती है इसी तरह इसकी भी 5 बूंद दी जाती है। और 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे इसको दिया जाता है, जिसको भी 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते कहते हैं। और ओरली दी जाती है। वो सेफ वैक्सीन है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। सर्टनली इससे हमारे प्रदेश की जो अंडर 5 मोर्टेलिटी वर्तमान में 78 पर लाख पर 1000 लाइव बर्थ है, वो डेफिनेटली कम होगी। तो यानी कि एक ये खुशखबरी की बात है कि अब डायरिया का वैक्सीन आ गया है और लोग लगवा सकते हैं और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जी हाँ। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है मीजल्स रूबेला अभियान। जी हाँ, यही विषय है और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर AP चतुर्वेदी। इस वक्त एक कॉलर जुड़ गई हैं, रेखा पांडे जी बहराइच से। हेलो। हेलो, हम रेखा पांडे बहराइच से बोल रही हूँ। जी नमस्ते। हमारा प्रश्न है, जो रूबेला की बीमारी है इसके लक्षण क्या है, जिससे हमको पता चल रहा है तो अपने बच्चों को हम बचा सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। लगता है कि आपने टीवी सेट अपना थोड़ी देर में खोला है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब आपको जरूर बताइए। ये देखिए, ये इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। इसमें बच्चों या बड़े को जिसको भी अगर बीमारी होगी तो उसको हल्का बुखार आएगा और उसके बाद उसको बुखार के साथ साथ बॉडी पे रैशेस डेवलप हो जाते हैं और छींकें आना शुरू हो जाता है, प्लस उसका जो है आँखों में पानी बहना, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। इस तरह के सिम्टम्स उसके बच्चे में डेवलप होते हैं और यही सिम्टम बड़ों में भी, कभी कभी महिलाओं में भी डेवलप हो जाते हैं। रेखा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बात हो रही है टीकाकरण की, तो हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कौन कौन से टीके ज़रूरी हैं बच्चों के लिए और कब कब लगवाए जाते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो भी दर्शकगण हमारे टीवी सेट पे बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो ये टीकाकरण कब कब कौन से टीके लगाए जाते हैं इसका एक शेड्यूल हम आपको बता दें। तो उसमें सबसे पहले जब भी बच्चा जहाँ भी पैदा होता है, PSC, CSC, जिला अस्पताल में, तो 24 घंटे के अंदर उसको जो है पोलियो की एक डोज दी जाती है, हेपेटाइटिस बर्थ डोज दी जाती है और BCG का एक टीका लगाया जाता है। ये तीनों टीके लगाने के पश्चात ही बच्चे को घर भेजा जाता है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, 1.5 महीने का, 2.5 महीने का, 3.5 महीने पे, तो उसको 1.5 महीने पे पेंटावलिन की पहली खुराक, पोलियो की पहली खुराक और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की फ्रैक्शनल डोज, और जिन 12 जनपदों में PCV न्यूमोनिया से बचाव के लिए वैक्सीन है उसकी भी पहली खुराक दी जाती है। इसके साथ ही हमारा जो है कल से रोटा वायरस की वैक्सीन भी शुरू हो गई, वो भी इस पर आपको 1.5 महीने पे पहली खुराक दी जाएगी। फिर इसी तरह 2.5 महीने पे रिपीट होगा, फिर 3.5 महीने पे तीसरा डोज इसका रिपीट होगा और फिर जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, 9 से 12 महीने पे, उसमें मीजल्स खसरे का पहला खुराक और JE दिमागी बुखार के लिए होता है उसका पहला खुराक लगता है। फिर बच्चा हमारा फर्दर बड़ा होता है तो 16 से 24 महीने में होगा तो मीजल्स का दूसरा टीका। डॉक्टर साहब, हम इस बारे में और जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन बहुत दूर से फोन आ रहा है हमारे पास, कोलकाता से। हेलो। हेलो मंजू जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते। आप दोनों को नमस्कार मेरा। और मैं मंजू मुखर्जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ और मेरे 3 सवाल है। पहला कि ये जो रोग जो होता है मीजल्स एंड रूबेला, ये क्यों होता है, मतलब इसके कारण क्या है, नंबर 1। नंबर 2 है ये रोग न हो इससे हम बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर 2। और नंबर 3 है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी उम्र करीब अभी 50 के करीब मेरी उम्र है, तो मुझे पता नहीं मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ इंजेक्शन इसके लिए दिए थे कि नहीं, तो ऐसे हालत में क्या मैं इंजेक्शन जो बोल रहे हैं ये ले सकती हूँ? बस यही मेरा सवाल है। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, आपके तीनों सवाल का मैं क्वेश्चन वाइज जवाब देता हूँ। पहला सवाल जो आपने पूछा था, तो ये क्यों किस तरह होता है, ये एक देखिए पहले ही बताया, एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरस जो वातावरण में आपका अवेलेबल रहता है, वो मीजल्स का वायरस अगर है
तो ये वायरस अगर आपका बच्चे जो भी छोटे बच्चे हैं अगर उनमें कुपोषित बच्चे हैं या उनका इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता कम है तो उन बच्चों को ये वायरस अटैक कर सकता है और इसकी वजह से उसको लक्षण जैसे बताया हमने, बुखार है, खांसी है, छींक है, रैशेस हैं, ये डेवलप जाते हैं। इससे से उनको ये वायरस से इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर जैसा कि हाँ ये कह रही है कि हम 50 इयर्स के जी बचाओ और नहीं, दूसरा 50 सवाल का जवाब है बचाव के लिए। इसके लिए मीजल्स बचाव के लिए, रूबेला के लिए वैक्सीन ही बनाई गई है। वैक्सीन अगर आप लगवाएंगे बच्चे आपके तो इनसे कहते हैं कि उस बीमारी से बचा सकता है। दूसरा, क्योंकि ये कैंपेन चलेगा इसमें 15 साल तक के सभी मेल फीमेल जो भी हैं, तो बच्चों में लड़कियां हैं उनको ये वैक्सीन इसलिए लगाई जाती है कि भविष्य में जब वो उनकी शादी हो, जब अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम अगर इस तरह का मीजल्स का, इसका रूबेला का अटैक होता है तो हमारे आने वाले जो उनके संतान हो उसको बचाया जा सके। आप जैसे आपने बताया है कि आपको 50 साल का हो गया, तो आपको 50 साल हमारे इसमें टारगेट ग्रुप में नहीं है, उनको वैक्सीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। मंजू जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने कलकत्ता से हमें फ़ोन किया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि आप हमें टीकाकरण के बारे में जानकारी दे रहे थे, लेकिन कॉल आ गई थी हमारे पास तो हमने आपको रोक दिया था। माफ़ी चाहूँगी, मैं चाहूँगी उसको कंटिन्यू रखिए। हम लोग 16 से 24 महीने पर पहुँच रहे थे जहाँ पे मीजल्स का दूसरा डोज लगता है और आपका जेई का दूसरा डोज लगता है। इसके बाद जब बच्चा हमारा 5 साल का हो जाता है तो 5 साल पे उसको जो एक बूस्टर, एक्चुअली डीपीटी का बूस्टर सेकंड लगता है और इधर 16 से 24 में भी पहला बूस्टर लगता है। इस तरह से ये पूरा का पूरा एक शेड्यूल है और जो कि कहते हैं कि इसके साथ गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी टीटी के 2 टीके लगाए जाते हैं जितना जल्दी हो सके। और उसके बाद जो बच्चे हमारे जैसे 16 साल के और 10 साल के लड़के लड़कियां हैं उनको भी टीटी के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये एक तरह का पूरा शेड्यूल है गर्भवती माताओं और बच्चों के लिए। जी जी। डॉक्टर साहब, बनारस से फ़ोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो। हाँ हाँ मैम जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा नाम बबीता देवी है जी। मैं बनारस से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है कि जो ये 2.5 महीने का 1.5 माह का ये जो लगता है पेंटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर ये साल के बाद लगे तो कोई दिक्कत? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए ऐसा है, ये पेंटा 1, पेंटा 2, पेंटा 3 ये 1 साल के पहले ही लगाना आवश्यक है। साल के बाद पेंटावलेंट वैक्सीन नहीं लगती। साल के बाद आपका डीपीटी का पहला डोज लगता है, वो 16 से 24 महीने पर होता है। और क्योंकि पेंटावलेंट में भी 5 तरह की वैक्सीन है, उसमें डीपीटी सम्मिलित है और उसके बाद 5 साल पे डीपीटी का दूसरा डोज लगता है। इस तरह का शेड्यूल चेंज हो जाता है 1 साल के बाद। जी हाँ, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मीजल्स रूबेला अभियान के बारे में। डॉक्टर साहब, हम और ज़्यादा आपसे जानकारी लेना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि ये टीके कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं और क्या पूरी तरह से फ्री है, निःशुल्क है? देखिए, ये जितने भी टीके मैंने टीकाकरण सारणी अभी बताई अपने दर्शकों को, ये हमारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो गांव में उपकेंद्र हैं, इसके अलावा हर गांव में एक माइक प्लान, एक कार्य योजना के तहत टीकाकरण सत्र हर बुधवार और शनिवार को लगाए जाते हैं। तो वहाँ पे इसको निःशुल्क लगाया जाता है और हमारी एएनएम बहन जी जाती है प्लान के अनुसार और गांव में उपलब्ध आशा और आंगनवाड़ी के सहयोग से बच्चों को बुलाया जाता है। और आपको कोई भी इस विषय में जानकारी लेनी होती है तो अपने नज़दीकी उपकेंद्र या नज़दीकी पीएससी में जाके इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि ये टीके कहाँ पर लगाए जा रहे हैं और सभी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं हर सेंटर पे गांव में। जी हाँ, आपको इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आप इन सुविधाओं का लाभ उठाइए और अपने बच्चों को टीकाकरण जरूर कराइए ताकि आपके बच्चे बीमारियों से बचे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। डॉक्टर साहब, टीकाकरण की बात हो रही है तो क्या टीका लगवाने के बाद कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, कभी कभी वैसे तो सारे टीके हमारे सुरक्षित हैं, पूर्ण रूप से उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ टीकों के लगाने के पश्चात विपरीत प्रभाव कहते हैं उनको, विपरीत एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, वो कभी कभी कुछ टीकों के बाद हो जाते हैं। जैसे कि पता लगा पेंटावलेंट टीका लगा, उसके बाद बुखार आ गया बच्चे को, या अगर उसके बाद कभी कभी वहाँ पक जाता है, तो इस तरह की होता है। तो आप अपनी जो एएनएम बहन जी या आशा बहन जी जो भी उनको बताइए। और वैसे भी इंस्ट्रक्शंस हैं हम लोगों की तरफ से कि एएनएम बहन जी आपको उसके लिए हमेशा पैरासीटामोल की गोली ज़रूर देती है। अगर बाई चांस बुखार आता है बच्चों को तो आप दे सकते हैं।
और अगर कोई और गंभीर अगर दिक्कत आती है तो हम नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर साहब से जाके उनसे मिलके उसका उचित उपचार दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराएं, तो इसके लिए जन सहभागिता कितनी ज़रूरी है? जन सहभागिता उतनी ही ज़रूरी है जितना सरकार की कहते हैं कि टीका उपलब्ध की जिम्मेदारी है। तो जितने भी लोग जहाँ भी अवेलेबल हैं उनको चाहिए कि अपने आसपास के पड़ोस में रहने वाले जितने भी छोटे बच्चे हैं उन सबका संपूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण मीन्स 2 साल तक लगने वाले समस्त टीके उनको समय से लगवाने चाहिए, जिससे कि हमारा जो पूर्ण प्रतिरक्षण है वो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का जो लक्ष्य है दिसंबर 18 तक 90% करने का, वो अगर हम लोग इस तरह से टीकाकरण के पश्चात सभी लोग जनसहभागिता करेंगे तो हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग दिसंबर तक जरूर इसको जो है अचीव करा लेंगे। जी डॉक्टर साहब, छपरा बिहार से हमारे पास फोन आ रहा है। हेलो। हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी हेलो जी, क्या सवाल है? हाँ नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए प्लीज। हाँ रमेश कुमार, छपरा बिहार से बोल रहे हैं। जी, आपसे गुजारिश है प्लीज अपने टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी जल्दी से पूछिए प्लीज, समय कम है हमारे पास। जी मैम, हमें ये जानकारी चाहिए थी। जी, एक हमारी 15 साल की बच्ची है, हाँ, उसको खसरा का टीका नहीं पड़ा था शुरू में, जी, तो क्या अभी दिलवाया जा सकता है? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, अभी नहीं दिलवाया जा सकता। अभी हमारा जब अभियान चलेगा नवंबर में तो आप जरूर कहते हैं उस 15 साल के बच्चों को MR वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाता है कि कभी कभी बच्चों को कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं या बुखार आ रहा है, तो क्या टीका लगवा सकते हैं? किस कंडीशन में टीका नहीं लगवाया जा सकता है? देखिए, जब तक कोई गंभीर उसको रोग ना हो, गंभीर बीमारी ना हो बच्चों को, तो उसको इलाज करने के पश्चात लगवाएं। अदरवाइज अगर छोटा मोटा खांसी है, बुखार है, दस्त हो रहा है, तो टीका लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण रूप से सुरक्षित है, सेफ है। डॉक्टर साहब, कभी कभी देखा जाता है कि टीके में लगवाने के बाद या तो बच्चों को बुखार आ जाता है या स्वेलिंग हो जाती है या थोड़ा पैचेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पेरेंट्स परेशान होने लगते हैं। पेरेंट्स को परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जहाँ भी आप लगवाने जाएंगे टीका, जिस भी सेंटर पे, वहाँ इन्हें बहन जी पहले से आपको ये 4 महत्वपूर्ण संदेश देगी कि भाई आपको टीका लगवाने के बाद कोई तकलीफ होती है तुरंत आप हमको इन्फॉर्म करें। अगर बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल की गोली देना होता है। और दूसरा कहते हैं कि अगला टीका कब लगाना है उसके बारे में बताएगी, कौन सी बीमारी है उसके बारे में बताई जाती है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर बुखार वगैरह आता है तो आप पैरासिटामोल या सिरप पैरासिटामोल का अवेलेबल होता है, वो उपलब्ध कराया जाता है, उसको दे सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी है, घबराएं बिल्कुल नहीं, फौरन सरकारी अस्पताल में जाइए और डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। डॉक्टर साहब, लोग ये भी कहते हैं कि अगर मीजल्स है या रुबेला है, एक बार हो जाता है तो फिर दोबारा नहीं होता है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं? देखिए, एक वायरल इन्फेक्शन होता है। अगर उसको वायरल इन्फेक्शन में ये कहा जाता है कि वैक्सीन अगर समय से लग जाएगा तो उसको 90% उसका इम्यूनिटी डेवलप होता है बच्चे में। तो संभावना रहता है कि एक बार वैक्सीन लगने के बाद उसको लाइफ में दोबारा उसको बीमारी नहीं होनी चाहिए। और चूंकि ये लाइव वैक्सीन है इसलिए कहते हैं कि दोबारा होने की संभावना बहुत नगण्य होती है। तो जनरली दोबारा ये बीमारी नहीं होती है। जी हाँ डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को दी। थैंक यू सो मच। जी हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये था हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम, और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का प्रश्न। हमारा आज का सवाल है, मीजल्स और रुबेला क्या संक्रमण की बीमारी है? जी हाँ, यही सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम जरूर देखते रहें।
इसी के साथ डॉक्टर मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप स्टूडियो में आए हो हमारे व्यूअर्स को इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।